अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल कहानी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे ज़िंदगी तेरे नाम की 5वीं केस। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज अर्ज़म की इंगेजमेंट थी। अर्शमान कल और आज पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहा था और आज भी फंक्शन में शिरकत करने की वजह से रूहीन के पास फ्लैट में नहीं जा पाया था। उसने रूहीन की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उसे कॉल की थी। रूहीन को उसने कुछ दिन पहले ही मोबाइल लेकर दिया था ताकि वो बोर फील ना करे और अर्शमान किसी भी वक्त उससे आराम से कांटेक्ट कर सके। मगर अभी इतनी कितनी बार अर्शमान उसका नंबर डायल कर चुका था, लेकिन रूहीन उसकी कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी। अर्शमान को अब उसकी फ़िक्र होने लगी थी। रूहीन को फुल टाइट सिक्योरिटी में रखा गया था, जहाँ तक पहुंचने के बारे में उस्मान नज़ीर सोच भी नहीं सकता था। रूहीन के फ्लैट के अंदर अर्शमान के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, चाहे वो लेडी एहलकार और या मेल। इसलिए अर्शमान किसी से भी ये नहीं पूछ सकता था कि रूहीन उसकी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही है। वो ठीक तो है। अर्शमान भाई चलें, सब लोग तैयार हैं और इर्ज़म भाई के घर के लिए निकलने लगे हैं। लारिब जल्दी जल्दी अर्शमान को आकर बताती वापस मुड़ी थी। मामा आप लोग जाएं, मुझे एक बहुत अर्जेंट काम है, मैं आधे घंटे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। अर्शमान सब लोगों के करीब आता शाइस्ता बेगम से मुखातिब हुआ था, जो उससे कुछ खफा खफा सी थी। जाओ, वैसे भी तुम्हारे लिए फैमिली से ज़्यादा तुम्हारे काम अहम है। शाइस्ता बेगम के रूठे अंदाज पर अर्शमान को उन पर बहुत प्यार आया था। आगे बढ़कर उनकी पेशानी चूम ली थी। आप अच्छे से जानती हैं आप और मेरी फैमिली क्या है मेरे लिए। आप लोगों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अर्शमान शाइस्ता बेगम के साथ बाहर की जानिब निकल आया था। वो लड़की भी नहीं जिसके पास अभी जा रहे हो। शाइस्ता बेगम ने तंजिया अंदाज में अपने इकलौते लाडले बेहद वजी बेटे की जानिब देखा था, जिस पर अर्शमान ने चौंक कर उनकी जानिब देखा था। क्या हुआ है मम्मा? क्या बात डिस्टर्ब कर रही है आपको? जो भी बात है आप प्लीज़ मुझसे शेयर करें। अर्शमान वहीं रुकता उनकी दोनों कंधों से थामकर अपने मुकाबिल करते हुए बोला। शाइस्ता बेगम की नज़रें अपने खूबरू बेटे पर टिकी हुई थी। अर्शमान ने जिस दिन से पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, उनके दिल को हर वक्त धड़का लगा रहता था और अब इसके निकाह का सुनकर, जिसकी बहुत कम मुद्दत थी, शाइस्ता बेगम को अंदर ही अंदर ये बात बहुत ज़्यादा परेशान किए हुई थी। वो नहीं, ये नहीं था कि उन्हें समरीन अपनी बहू के रूप में कोई बहुत ज़्यादा पसंद थी, मगर अपने बेटे का ये कागजी कायम किए जाने वाला रिश्ता उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मेरी जान, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हें मैं आगे की ज़िंदगी में किसी कश्मकश और परेशानी में उलझता नहीं देखना चाहती। शाइस्ता बेगम की फिक्र पर अर्शमान मुस्कुरा दिया था। आप जानती हैं ना, मुझे आज तक मैंने कभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिस पर मुझे पछताना पड़े। आप मुझ पर यकीन रखें, आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। अर्शमान ने उन्हें रिलैक्स करना चाहा था। भाई क्या राज और न्याज चल रहे हैं माँ बेटे के दरमियान, हमें भी तो कुछ पता चले। वैसे बेटे जी, जिस स्पीड में तुम बाहर आए थे, मुझे तो लगा था कि अब तक मेरी बहू के पास पहुंच चुके होते, मगर तुम तो अभी तक यहीं खड़े हो। समीर खानजादा की भी शरारती अंदाज से चोट करने पर अर्शमान ने उनकी जानिब देख कर रह गया था। पुलिस वाला मैं हूँ, लेकिन लगता है आप लोगों ने कोई ट्रेनिंग डिवाइस फिट कर रखी है मुझ में। अर्शमान उन दोनों के बिल्कुल ठीक अंदाजे पर अच्छा खासा हैरान हुआ था। माँ बाप हैं तुम्हारे और तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हैं। हमसे कोशिश के बावजूद भी तुम कुछ नहीं छुपा सकते। समीर खानजादा की बात पर अर्शमान मुस्कुराए बिना ना रह सका था। ओके, फिर मैं मिलता हूँ कुछ देर तक आप लोगों से। अर्शमान उन दोनों को खुदाफिज कहता वहाँ से निकल गया था। अर्शमान को अब रूहीन की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन इसलिए वो जल्द अज जल्द उस तक पहुँचना चाहता था। अर्शमान रेस ड्राइव करता रूहीन के पास फ्लैट में पहुंचा था। उसका रुख सीधा रूहीन के कमरे की जानिब था। दस्तक देकर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सामने ही वो मोहतरमा कंबल उड़कर बेड पर लेटे टीवी देखने में मसरूफ थी। मोबाइल बेचारा साइड टेबल पर पड़ा था। अर्शमान को इस तरह अचानक अंदर आता देखकर रूहीन जल्दी से कंबल में से टांगे पीछे करती सीधी हुई थी। मैं शाम से मुसलसल कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही तुम? अर्शमान ने सीने पर बाजू बांधकर उसके पास आते उसे कड़े तेवरों से घूरा था। रूहीन की निगाहें फॉर्मल से ब्लैक कलर के पैंट शर्ट में मलबूस बालों में जेल लगाकर एक स्टाइल से सेट की कुशादा पेशानी पर सिलवटों के जाल बुने, मजबूत कलाई में बेशकीमत घड़ी पहने डैशिंग से एसपी अर्शमान खानजादा पर जमकर रह गई थी। लेकिन रूहीन ने फौरन अपनी निगाहों का जाविया बदल दिया था। वो बहुत कम ही अर्शमान की तरफ देखती थी। इस साहिर की जानिब देखकर वो उसके शहर में कैद नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वो ना ही अब उसका था और ना ही शायद आगे कभी उसका हो सकता था। क्योंकि मेरा मूड नहीं था आपसे बात करने का। रूहीन बिना झूठ बोले अपने मन की बात उसे बोल गई थी। क्यों मूड नहीं था? वजह जान सकता हूँ मैं? अर्शमान सख्त लहजे में बोला, लेकिन उसकी नजरें रूहीन की शफाफ मांग पर थी। बालों की चुटियां करके रूही ने आगे से मांग निकाल रखी थी। अर्शमान जिसने आज तक हर इंसान से अपने नखरे ही उठवाए थे, उसे ही ये छोटी सी मासूम लड़की अपने आगे बेबस कर रही थी। मैं यहाँ बंद रह रहकर तंग आ चुकी हूँ, मुझे नहीं रहना इस कैद में, बाहर निकलना है यहाँ से। रूहीन मुंह फुलाए अर्शमान के सामने आ खड़ी हुई थी, मगर उसकी गहरी नज़रों से देखने पर फौरन नजरें झुका दी थी। ओके तैयार हो जाओ, तो मैं कहीं लेकर चलता हूँ आज। अर्शमान की बात पर रूही ने खुश होते उसकी जानिब देखा। सच्ची? मगर कहाँ चलेंगे हम? रूहीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। मेरी फैमिली में एक फंक्शन है वहाँ। अर्शमान की बात पर रूहीन जल्दी से तैयार होने के लिए बढ़ी थी, मगर फिर कुछ सोच से अर्शमान की जानिब पलटी। लेकिन वहाँ आप मुझे लेकर कैसे जा सकते हैं? आपकी फैमिली वाले क्या कहेंगे? उनको बुरा लगेगा ना किसी अनजान लड़की को आपके साथ देखकर? ये बात सोचकर रूहीन की सारी एक्साइटमेंट खत्म हुई थी।
मेरी फैमिली वालों को मुझे क्या बोलना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं आना चाहती तो ओके फ़ाइन। अर्शमान रूहीन के इनकार पर कंधे उचकाता वापस जाने के लिए मुड़ा था, जिस पर रूहीन उस रूड इंसान की चौड़ी पूंछ को घूर कर रह गई थी। एक तो वो उसकी मुश्किल के ख्याल से बोल रही थी, ऊपर से वही उसे एटीट्यूड भी दिखा रहा था। मैंने ये कब कहा मुझे नहीं आना, मैं तो आपके ख्याल से बोल रही थी। रूहीन हौले से मन मनाई थी क्योंकि वो जाना चाहती थी। एक आइडिया है मेरे पास, मैं वहाँ जाऊँगी सही मगर आपके साथ एंटर नहीं होंगी। रूहीन की बात पर अर्शमान ने गहरी सांस भरते उसे घूरा। यार तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मेरे होते हुए कुछ नहीं कहे, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, और मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें सबके सामने कैसे मुतारिफ करवाना है। अर्शमान के ना मानने पर रूहीन का चेहरा उतर चुका था। आप कभी तो मेरी बात भी मान लिया करें, हर बात में आपको अपनी चलानी होती है। अर्शमान को रूहीन की लॉजिक कुछ खास समझ नहीं आ रही थी, लेकिन रूहीन की कश्मकश में देखकर अर्शमान मान गया। ओके ऐसे ही कर लेना, लेकिन सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार होकर आओ। अर्शमान उसे ऑर्डर देता बाहर निकल आया था। अर्शमान को ड्राइंग रूम में बैठकर उसका इंतजार करते 15 मिनट गुजर गए थे जब उसे सामने से रूहीन तैयार होकर बाहर आती दिखाई दी थी। अर्शमान कुछ पल के लिए तो महबूद ही रह गया था। ब्लैक कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने जिस पर ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी की गई थी। रूहीन इम्तियाज अर्शमान खानजादा को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर गई थी। स्याह लंबे बालों की जूड़े की शक्ल में देकर कैचर में कैद किया गया था, जिसकी वजह से रूहीन की सुराहीदार नाजुक गर्दन नुमाया थी, जिसे महरून कलर की शॉल से कवर करने की कोशिश की गई थी। कानों को नफीस से टॉप्स से पहने, मेकअप के नाम पर लाइट रेड कलर की लिपस्टिक, मस्कारा और हल्का ब्लश ऑन लगा कर रखा था। रूहीन जो सादगी में भी अर्शमान के लिए अच्छी खासी मुश्किल पैदा कर देती, अपने हथियारों से लेस होकर अर्शमान पर भरपूर अंदाज में क़यामत ढा रही थी। अर्शमान को बहुत मुश्किल से नज़रों का जाविया बदला था, लेकिन शायद अब उसका फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसका दिल बुरी तरह घायल हो चुका था। अर्शमान रूहीन को अपने पीछे आने का कहता उजलत में वहाँ से निकल गया था। आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं, क्या मुझे आपका जवाब देंगे? अर्शमान के साथ फ्रंट सीट पर बैठे रूहीन ने उससे वो सवाल पूछना चाहा था, वो न जाने कितने दिनों से उसके दिमाग में घूम रहा था। अगर जवाब देने वाला हुआ तो ज़रूर दूंगा। ड्राइविंग करते अर्शमान की नज़र सामने रोड पर जमी हुई थी। क्या आप इंगेज हैं? रूहीन की बात पर अर्शमान ने नज़रें मोड़कर उसकी जानिब देखा था, लेकिन बिना कुछ बोला इस बात में सर हिलाते वापस सामने की जानिब मरकूज कर दी थी। उसके जवाब पर रूहीन को लगा जैसे उसका दिल बुझ सा गया हो। तो क्या आप अपनी फ्योंसी से बहुत प्यार करते हैं? रूहीन के अगले सवाल ने अब की बार ना चाहते हुए भी अर्शमान को उसकी जानिब देखने पर मजबूर कर दिया था। अर्शमान ने गहरी नज़रों से रूहीन के चेहरे पर कुछ खोजना चाहता। रूहीन अर्शमान के अंदाज पर अच्छी खासी गड़बड़ा गई थी। अर्शमान जितना उसकी जानिब नहीं देखना चाहता था, वो उतनी ही ऊट पटांग बातों से उसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही थी। मैं इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। अर्शमान के रूड अंदाज पर रूहीन इस बार उसे घूर भी न सकी, लेकिन उसे खुद भी ही एहसास हो गया था कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रही है, इसलिए उसके बाद रूहीन ने कोई बात नहीं की थी। अंदलीब ने बिलाल के साथ अर्जम के घर में कदम रखा था। अर्जम के शानदार बंगले की शानदार लॉन को बहुत खूबसूरत से सजाया गया था। अंदलीब ने मुस्कुराती नज़रों से अपने मीर की जगमगाती खुशियों को देखा था। कुछ फासले पर खड़ी रामी की नज़र जैसे ही अंदलीब पर पड़ी, वो जल्दी से उसकी जाने बढ़ी थी। वेलकम जी, कैसी हो? बहुत खुश हो रही तुम्हें यहाँ देखकर। रामीन बहुत ही गर्मजोशी से उससे मिली थी। रामीन की बात पर उसकी जानिब अपनी दिलकश मुस्कुराहट उछालते अंदलीब की मतलाशी नज़रें उस दुश्मन जान की तलाश में इर्द गिर्द घूमने लगी थी। वो रहा जिसको देखने के लिए कब से तुम्हारी निगाहें इधर उधर भटक रही हैं। दूर खड़े अर्जम की जानिब इशारा करते रामीन शरारती लहजे में बोली, जिस पर बिना रामीन और बिलाल का ख्याल किया अंदलीब वानिहाना नज़रों से अर्जम की तरफ देखने लगी थी। डार्क ब्लू कलर के पैंट कोट में मलबूस किसी बात पर हंसते अंदलीब को वो पूरे माहौल पर छाया हुआ लगा था। ऐसे ही अंदलीब उस संगदिल की दीवानी नहीं थी। वो शानदार इंसान किसी को भी अपना असीर बनाने की सलाहियत रखता था। पहली बार जब अंदलीब ने उसे देखा था तो अर्जम के इसी अंदाज ने उसे अपना दीवाना बना लिया था, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक अंदलीब की ये मुस्कुराहट देखने को तरस गई थी। हैरत हो रही है मुझे अब तुम्हें देखकर अंदलीब। उस दिन रेस्टोरेंट में अपने जज्बात का इजहार करती लड़की को देखकर मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी हार मान जाएगी और आराम से अपनी मोहब्बत को किसी और का होता देखेगी। रामीन ने आज भी अंदलीब की आंखों में अर्जम के लिए वैसी ही बेपनाह मोहब्बत देखी। अपनी तरफ से उसे उकसाना चाहा। रामीन की बात सुनकर अंदलीब फीका सा मुस्कुराई थी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि अंदलीब खालिब हार मान सकती है, लेकिन तुम्हारा भाई बहुत संगदिल और जालिम है। रामीन, अंदलीब की बेकरार नजरें अभी भी अर्जम पर टिकी हुई थी। रामीन दुख से उसे देखकर रह गई थी। उसने अंदलीब को मजीद कुछ कहना चाहा, लेकिन मुलाजमा के बुलाने पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से हट गई थी। तुम्हें एक कोशिश और करनी चाहिए, बाद में किसी किस्म का कोई पछतावा ना रह जाए। बिलाल की अंदलीब की आंखों में अजियत देखना बहुत तकलीफ दे रहा था। उसकी नफरत की शिद्दत देखकर नहीं लगता था कभी वो मुझसे मोहब्बत करेगा, नामुमकिन है ये। बिलाल की बात पर अंदलीब तल्खी से मुस्कुराई थी। जब अचानक अंदलीब के सर में दर्द की शदीद टीस उठी थी, जिनकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उसका सर चकराने लगा था। उससे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। अंदलीब ने गिरने से बचने के लिए अपने दर्द से फटते सर बिलाल के कंधे पर टिका दिया था, और यही वो लम्हा था जब अर्जम की नज़रें अंदलीब की जानिब उठी थी, लेकिन अंदलीब को किसी और शख्स के इतना करीब अंदर अर्जम के अंदर जैसे आग भड़क उठी थी।
उसकी आईब्रो गुस्से से तन गए थे, मुट्ठियां भींचता वो अंदलीब की जाने बढ़ा था। बिलाल अंदलीब की अचानक तबीयत खराब होता देखकर घबरा सा गया था और जल्दी से उसके पास पड़ी चेयर पर बिठाते पानी लेने के लिए दूसरी तरफ बढ़ गया था। वाह अंदलीब खालिद, मोहब्बत के तो बड़े बड़े दावे थे, तुम्हें मेरी इंगेजमेंट तो हो लेने देती, एक दिन भी अपनी झूठी बात पर कायम न रह सकी और ढूंढ भी ली अपनी नई सच्ची मोहब्बत। अर्ज़म अंदलीब के सर पर पहुंचता मुश्तिल अंदाज में बोला, सच्ची मोहब्बत? उसने काफ़ी चबा चबा कर बोला था। उससे अंदलीब किसी से इतनी कुर्बत किसी सूरत हजम नहीं हो रही थी। इतना गुस्सा उसे क्यों आ रहा था ये बात वो खुद भी समझने से कासिर था। मीर प्लीज़ अब बस भी कर दो, मुझ पर इल्ज़ाम लगाना, मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, तुम्हारे इल्ज़ामों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है अभी मुझ में। अंदलीब अर्ज़म की आवाज़ पर कुर्सी से उठती उसके पास खड़ी हुई थी, लेकिन बुरी तरह चकराते सर की वजह से वो लड़खड़ा गई थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? पीछे की जानिब गिरती अंदलीब को कलाई से पकड़कर अर्ज़म ने सहारा देकर खड़ा किया था। उसके नज़र जर्द पड़ते चेहरे को पर अर्ज़म तशवीश भरे अंदाज में देख रहा था। चलो शुक्र है मीर, तुम्हें मेरी कोई बात तो झूठ नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, मुझे पूरी रात तुम्हारी मंगनी के गम में सोई नहीं ना, इसलिए ये हाल हो रहा। अंदलीब के लम्हा व लम्हा जान लेवा होते दर्द के बावजूद मुस्कुराती नज़रों से अर्ज़म की जानिब देखा था। अंदलीब यहाँ बैठो और मेडिसिन लो। बिलाल ने जल्दी से पास आते अर्ज़म को साफ इग्नोर करके अंदलीब का दूसरा बाजू पकड़कर वापस कुर्सी पर बिठा दिया था। अर्ज़म खामोश नज़रों से उसी जगह पर साकित अपने खाली हाथ की जानिब देखा था जहाँ कुछ देर पहले अंदलीब की कलाई थी। अर्ज़म को बिलाल के इस तरह अंदलीब को खुद से दूर के जाने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था अंदलीब के आसपास मंडलाते इस लड़के को यहाँ से गायब कर दे, लेकिन बिना कुछ बोले अर्ज़म खामोशी से वहाँ से हट गया था। वो अब अच्छा खासा झुंझलाया हुआ था। जिस लड़की की उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं थी, आज उसे करीब किसी और को देखकर उसे फ़र्क क्यों पड़ रहा था? अंदलीब को खुद से दूर किए जाने पर दिल में आग क्यों भड़क उठी थी? उसकी तकलीफ पर दिल क्यों बेचैन हो रहा था? काफ़ी देर तक खुद से उलझते आखिरकार अर्ज़म ने दिल की आवाज़ को झटकते वापस उसके ऊपर वही अना और संगदिली का खौल चढ़ा दिया था। अंदलीब के पर्स में से मेडिसिन निकालते एक अफसरदा नज़र खुद से दूर जाते अर्ज़म हैदर पर डाली थी, जिसे वाकई उसकी जीने मरने से कोई परवाह नहीं थी। अर्ज़म की जानिब देखते अंदलीब ये नहीं देख पाई थी कि वो बेध्यानी में अपनी डिप्रेशन वाली कैप्सूल खाने के बजाय कभी कभी सुकून हासिल करने की खातिर लिए जाने वाली नशा आवर गोली निकल चुकी है। आयुष्मान गाड़ी पार्क कर रहा था जब रूहीन अपने कहे के मुताबिक उससे पहले ही अकेले फंक्शन में दाखिल हुई थी। आयुष्मान ने उसी जगह से रामीन को रूहीन के आने के बारे में बता दिया था ताकि वो रूहीन को कंपनी दे सके, क्योंकि वो पागल लड़की तो उसे सबके सामने अपने पास भी खड़ा नहीं होना देना चाहती थी। रामीन ही आयुष्मान की फैमिली में वो वाहिद इंसान थी जिसने रूहीन को निकाह पर देखा था, वरना निकाह में शिरकत करने वाले सारे मेल बाय फेस रूहीन को नहीं जानते थे। रूहीन को अंदर आता देखकर रामीन मुस्कुराते हुए उसके पास आई थी। वह बहुत अच्छी अरेंजमेंट की हुई है, आपने इतने टाइम बाद इतने लोगों को सामने देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सलाम दुआ के बाद रूहीन इर्द गिर्द देखते मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं मेरे भाई को अपने हुस्न से घायल करने का इरादा तो नहीं कर लिया? आयुष्मान को फ़ोन कान से लगाया एंट्रेंस से अंदर की जानिब आता देखकर रामीन शरारती अंदाज में बोली। रूहीन ने भी पलट कर आयुष्मान की जानिब देखा था जो अंदर दाखिल होते ही अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के साथ वहाँ मौजूद बहुत सी लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर गया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, जिनके हैं उन्हीं को मुबारक हो। रूहीन रामीन की बात पर घबराती जल्दी से बोली थी। रूहीन की मासूमियत से नफ़ी में सर हिलाने पर रामीन को उस पर बहुत प्यार आया था। वैसे आयुष्मान की फियांसी क्या मौजूद है यहाँ? रूहीन के लहजे में उस लड़की से मिलने का इश्तियाक था। हाँ मौजूद है, यहीं आओ, मिलवाती हूँ मैं तुम्हें उससे भी और आयुष्मान की बाकी फैमिली मेम्बर से भी। रामीन रूहीन का हाथ थामे उसी तरफ बढ़ गई थी जहाँ सबसे पहले आयुष्मान की कज़न का पूरा टोला मौजूद था। रामीन ने उन सबसे रूहीन का तारुफ अपनी फ्रेंड के तौर पर करवाया था। रूहीन को सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था। वाकई आयुष्मान के कहे के मुताबिक उनकी फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे थे। रूहीन को समरीन भी अच्छी लगी थी, लेकिन वो उसे थोड़ी रूट सी लगी थी, जिस बात को देखते रूहीन ने आयुष्मान से उसकी जोड़ी परफेक्ट करार दी थी। दोनों एक जैसे सड़ियल। रूहीन एक ही अपनी ही सोच पर मुस्कुरा दी थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है? हादी की नज़रें रूहीन पर टिकी हुई थी जब रामीन के बुलाने पर अर्ज़म के साथ उन सब के पास आकर खड़े होते आयुष्मान की घूरती नज़रें हादी पर थी। अपनी बीवी को इस तरह घूरे जाना आयुष्मान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम एक ही शहर में रहते हैं, कई बार आमना सामना मुतवक्का हो सकता है, रूहीन ने अपने मखसूस नरम लहजे में जवाब दिया था। आयुष्मान की गहरी नज़रें रूहीन के मुस्कुराते चेहरे पर टिकी हुई थी, जो इतने दिन एक ही जगह पर कैद रहने की वजह से मुरझा गया था, लेकिन आज पहले की तरह खिला खिला लग रहा था। खुद पर आयुष्मान की पुरतपिश नज़रें महसूस करते रूहीन बहुत कन्फ्यूज हो रही थी। जब उसी लम्हे हादी के दिमाग में झमाका था, ओ सच याद आ गया, मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप तो वही हसीना है ना जो आयुष्मान भाई की बर्थडे पार्टी में गलती से आ गई थी और लाइट ऑन होती ही आयुष्मान भाई की बाहों में पाई गई थी। हादी के मुंह फट अंदाज पर रूहीन शर्म के मारे पानी पानी हुई थी। ज़्यादा शर्मिंदगी से आयुष्मान के सामने यह सब कहे जाने पर हो रही थी, जिसके अंदाज आज उससे पहले बदले बदले लग रहे थे, लेकिन रूहीन उसे क्या कहती? उसकी अपनी कैफियत भी उन सबसे कुछ कम नहीं थी। हादी की बात पर जहाँ बाकी सब लोग उसे घूरने लगे थे, वहीं अर्ज़म और रामीन के होठ पर मुस्कुराहट भी बिखर गई थी। शट अप हादी, कुछ तो सोच समझ कर बोल लिया करो। आयुष्मान मजीद बर्दाश्त न कर पाते सबके सामने हादी पर धाड़ा था। आयुष्मान की झड़क पर फौरन हादी को कुछ गलत बोल जाने का एहसास हुआ था।
अर्शमान के उसे गुस्सा होने पर समरीन का चेहरा खिल उठा था। आई रियली सॉरी, आप माइंड मत कीजिएगा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वैसे आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, आप बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल है। मैंने आप जैसी इतनी कॉम्बिनेशन वाली लड़की पहले कभी नहीं देखी। हादी अपनी पहली वाली बात को कवर करता एक बार फिर पटरी से उतरा था और एक बार फिर अर्शमान को तपा गया था। बेशक हादी की इंटेंशंस गलत नहीं थी, मगर अपने अजीज़ कज़न को इस तरह अपनी बीवी पर लाइन मारे जाना उसकी गैरत को बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ था। आरजू ने हादी को नहीं मरते अपनी ज़बान बंद रखने का इशारा किया था। इट्स ओके भाई, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। इससे पहले कि अर्शमान फिर उसे डांटता, रोहिन खुद ही बोल पड़ी थी, जिसके अल्फाज अर्शमान के होठों पर मुस्कुराहट बिखेर गए थे, जबकि हादी का इतने हसीन लड़की के मुँह से भाई सुनकर चेहरा उतर चुका था। हादी ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि रोहिन मैरिड है और उसके शौहर रोहिन से बहुत मोहब्बत करने के साथ साथ उसके मामले में बहुत पॉजिटिव भी हैं। रामीन जो कब से खामोश खड़ी अर्शमान के फेस एक्सप्रेशन नोट करी थी, लहजे में शरारत समय अर्शमान के साथ साथ रोहिन को भी छेड़ते हुए बोली, व्हाट, आप मैरिड हैं क्या? लगता नहीं है, देखकर आप बहुत नाजुक और मासूम सी हैं। लारेब को उसके मैरिड होने का सुनकर सबसे ज़्यादा सदमा हुआ था। रोहिन से अब वहाँ खड़े होकर अर्शमान की गर्म नज़रें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से वो सबसे माजत करती वहाँ से हट गई थी। उफ मामा जी, अर्शमान भाई प्लीज़, बहुत दर्द हो रहा है, ये कान मेरा अपना है, किसी की रेंट पर नहीं लिया। अर्शमान हादी को कान पकड़ कर खींचते एक साइड पर ले आया था, जिस पर हादी दर्द से बिलबिलाते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे थे वहाँ? शर्म नहीं आती किसी लड़की को इस तरह छेड़ते हुए? अर्शमान ने उसका कान छोड़ते गुस्से से कहा था, जिस पर हादी मशकूक नज़र से उसकी जानिब देखने लगा था। एक मिनट, ये आपको इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा है? मैं तो पहले भी ऐसी हरकतें करता रहता हूँ, तब तो आपने कभी मुझे नहीं डांटा। कहीं उस दिन ये लड़की आपके दिल भी चुरा कर तो नहीं ले गई थी? हादी शक्की बीवियों की तरह अर्शमान को घूरने लगा था। बस तुम हर वक्त फजूल ही बोलते रहना, मेरे पास तुम्हारे इन फजूल सवालों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन अब इसके बाद मुझे तुम उस लड़की के आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए। अर्शमान ने बिना उसकी बात का जवाब दी लहजे को सख्त रखते वार्न किया था, जिस पर हादी डरने के बजाय शोखी से मुस्कुरा देता, लेकिन अर्शमान की घूरी पर फौरन सर झटकते एक बार फिर शरारती अंदाज में गोया हुआ, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। अब मेरी क्या मजाल कि मैं उनकी जानिब नज़र उठाकर भी देखूं। आज से वो हसीना, ओ सॉरी, मेरा मतलब वो मोहतरमा मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बल्कि यूँ समझ ले मेरे लिए होने वाली भाभी का दर्जा रखती हैं। हादी भरपूर शोखी अपने लहजे में समय आखिरी बात आहिस्ता से कहता वहाँ से निकल गया था, लेकिन उसकी बात पर फिर भी अर्शमान के कानों तक पहुँच चुकी थी, जिसको अर्शमान ने भी इंजॉय किया था। वो मुस्कुराते कुछ फासले पर खड़ी रूहीन की जानिब बढ़ गया था। तुम्हें उसकी बात बुरी लगी, वो गलत लड़का बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा शो और शरारती सा है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया है, वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। अर्शमान के लिए आज रूहीन के हसीन मुखड़े से नजरें उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था, जबकि अर्शमान को अपने पास देखकर रूहीन घबरा गई थी। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी, लेकिन आपको यहाँ क्यों आए? सब लोग क्या सोचेंगे? आप प्लीज़ जाए यहाँ से। रूहीन को उसका इस तरह अपने पास आकर खड़ा होना अच्छा न तो नहीं लगा था, लेकिन वो उस फैमिली की वजह से घबरा रही थी। वॉट, क्या मतलब? मैं तुम्हारी इस बात का क्यों नहीं खड़ा हो सकता तुम्हारे साथ? और क्या सोचेंगे सब? तुम आज कुछ ज़्यादा ही ऊट पटांग नहीं बोल जा रही? अब अगर इसके बाद तुमने ऐसी कोई फजूल बात की तो मैंने इस बात का जिस अंदाज में जवाब देना है वो सबके बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए ही मुश्किल होगा। रोहिन की बात पर सच में अब अर्शमान का दिमाग घूम चुका था। रोहिन अर्शमान को फिर उससे माता देखकर बेचारगी से उसे देखकर रह गई थी, जो इतना सड़ियल और अकड़ू इंसान था कि उसे सीधी बात भी उल्टी लगती थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी फैमिली के सामने आपके साथ मेरा जो उस रात टकराव हुआ उसकी वजह से सबके माइंड्स में मेरा कुछ अजीब सा इमेज बना हुआ है, इसलिए अब अगर आपकी फियांसी मुझे आपके साथ यूँ देखेगी तो उसे बुरा लगेगा। रोहिन ने उसे अपनी बात समझाने की कोशिश की थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अर्शमान के दो टोक अंदाज पर रोहिन गहरा सांस भरकर रह गई थी। जब उसी टाइम सबकी तरह वो भी स्टेज की तरफ मुतवज्जा हुए थे, जहाँ एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी। स्टेज पर अर्जम की दुल्हन बनी खड़ी लड़की के साथ खड़ा देखकर रोहिन के मुंह बेयकीनी से खुल चुका था। अर्जम को किसी और लड़की के साथ खड़ा देखकर अंदलीप का दिल कोयलों पर लौट रहा था। उसकी आंखों में अजियत वादे दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी हो चुकी थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बिलाल उसे कितनी बार घर चलने का कह चुका था, मगर वो वहाँ से हिलने को भी तैयार नहीं थी। स्टेज पर खड़े अर्जम की नज़र भी अंदलीप पर जमी हुई थी। वो गिर जाने के डर से बिलाल का बाजू थाम कर खड़ी थी, और यही बात दूर खड़े अर्जम को इश्तियाल बढ़ा रही थी। वो नहीं जानता था कि अचानक उसे क्या हो गया। जिस लड़की की वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, आज वो क्यों मुकम्मल तौर पर उसके हवासों पर सवार थी। उसे किसी और के साथ देखकर अर्जम को अपना दिल क्यों जलता महसूस हो रहा था। अर्जम न जाने और भी कितनी देर उसी में खोया रहता, जब तालियों की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में वापस लौटता। रामीन उसके बराबर में खड़ी सजे सजाए थाल में रिंग रखे हुए थी। अर्जम ज़ाहिरी तौर पर वहाँ मौजूद था, लेकिन इस वक्त उसका दिल उसे दगा दे रहा था। दूर खड़ी मीर की दीवानी के पास पहुँच चुका था। हैदर साहब के कहने पर अर्जम ने रस्म का आगाज़ किया था। रुक जाओ मीर, अभी उसने रिंग अपने साथ खड़ी लड़की की जानिब बढ़ाई थी, जब अंदलीप की आवाज़ ने उसके हाथ वहीं साकित कर दिए थे। अंदलीप, जिसने यहाँ आने से पहले खुद से अहद किया था कि वो अर्जम को कुछ नहीं बोलेगी और ना ही कोई हंगामा खड़ा करेगी, अभी भी अपनी बात पर कायम रहती है। अगर वो अपने हवासों में होती तो गलत मेडिसिन ले लेने की वजह से अंदलीप के हवास थोड़े साथ छोड़ चुके थे, और अब
वो अपने चकराते सर को थामती अर्जम की जाने बढ़ रही थी। रास्ते में वो एक दो बार लड़खड़ाई भी थी। रूहीन अंदलीप को वहां देखकर जल्दी से आगे बढ़ी थी, मगर इससे पहले ही अर्शमान ने उसका हाथ पकड़कर रोक चुका था। ये क्या कर रहे हैं आप? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? रूहीन ने उसकी मजबूत गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए थी। शायद तुम भूल रही हो, बीवी हो तुम मेरी। अर्शमान को बार बार उसकी एक बात की रट बहुत बुरी लग रही थी, इसलिए गुस्से से उसकी याद दहानी करवाता बोला, लेकिन मैं नहीं मानती आपको शौहर, वो सिर्फ एक कागजी रिश्ता है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, वो अच्छे से जानते हैं ये बात। आपकी बाहर रूहीन भी तप गई थी। सब लोग स्टेज पर होते ड्रामे की जानने मुतवज्जा थे, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। बहुत बड़ी बातें मत करो रूहीन, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये साबित करने के लिए। अर्शमान ने हल्का सा झटका देते उसे अपने पास किया था, जिस पर रूहीन का दिल बहुत ज़ोर से धड़क उठा था और अर्शमान के तेवर उसे अच्छा खासा खौफ ज़्यादा कर गए थे। वो इतना तो समझ गई थी कि इस बंदे से जितना अकड़ कर बात करेंगे वो डबल अकड़ दिखाएगा, इसलिए रूहीन कुछ ढीली पड़ी थी। मैं रिश्तों को बहुत कदर करती हूँ, आप मेरे मोहसिन हैं, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपका कोई रिश्ता ख़राब हो और आपकी अपनी फैमिली के साथ मेरी वजह से प्रॉब्लम है। आपकी फैमिली बहुत प्यारी है, सब बहुत अच्छे लोग हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई भी हर्ट हो और आपके रिश्तों में दूरियां आए। रूहीन बहुत ही नरमी से कहती है। अर्शमान की ढीली पड़ती गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वा कर जाती उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई थी। वो दोनों नहीं जानते थे कि सारा मंजर वहाँ मौजूद दो नफूस देख चुके हैं। शाइस्ता बेगम समीर खानदादा अपनी जगह पर बिल्कुल साकित हो चुके थे। शाइस्ता बेगम की नज़रें अभी भी वहीं थी जहाँ से वो अभी वो लड़की जो शायद उनकी बहू थी उनके बेटे का हाथ छोड़कर गई थी। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। शाइस्ता बेगम समीर खानदादा की जानिब देखती मुखातिब हुई थी। अर्शमान शुरू से ही बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर का था, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना उसे पसंद नहीं था। उसे वो लोगों से ही मिलता बात करता था जो उसके दिल के बहुत करीब होते थे। यही वजह थी कि वो अपनी फैमिली वालों के साथ बहुत ही मोहब्बत से मिलता था। शाइस्ता बेगम समीर साहब ने अर्शमान के रिश्ता तय करने से पहले उसकी मर्जी जानना चाहिए थी, लेकिन अर्शमान के मुताबिक वो शादी ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके मुताबिक किसी को अपनी इतनी प्राइवेसी में शामिल करना उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था, उसकी खुशियाँ देखना चाहते थे, इसलिए अर्शमान ने उनकी बात पर कोई एतराज़ नहीं उठाया था। उन दोनों ने ही अपनी मर्जी से उसकी बात समनी से तय कर दी थी, मगर शाइस्ता बेगम इतना तो समझ गई थी कि उनका बेटा इस मंगनी से खुश बिल्कुल भी नहीं है और ना ही समरीन कोशिश के बावजूद उसके दिल के तार छू पाई थी। लेकिन आज इस अनजान लड़की के लिए अपने बेटे की आंखों में मोहब्बत देखकर जहाँ समीर खानदादा बहुत खुश हुए थे, वहीं शाइस्ता बेगम बहुत से खदशात में घिर गई थी। रामीन अंदलीब को एक्शन में आता देखकर अंदर से बहुत खुश हुई थी। रामीन अंदलीब की तरह बहुत बोल्ड तो नहीं थी, लेकिन उसको भी अंदलीब की तरह लोगों की परवाह कभी नहीं रही थी। इसी वजह से वो चाहती थी कि अंदलीब अर्जम को रोक ले, क्योंकि उसके मुताबिक ये छोटा सा हंगामा आगे जाकर 3 जिंदगियां ख़राब होने से बेहतर था। अंदलीब अर्जम की आंखों में झांकती स्टेज पर कदम रख चुकी थी। उसके सर का दर्द लम्हे के साथ साथ बढ़ रहा था, लेकिन उस वक्त दिल का दर्द ज़्यादा बड़ा था। मैं मीर प्लीज़ ऐसा मत करो, बहुत कोशिश के बावजूद मैं तो किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। तुम सिर्फ मेरे हो, मैं किसी को भी तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कैसे किसी को अपना आप सौंप सकते हो? तुम मेरे दिल और रूह के मालिक हो, तुम मुझ पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। अंदलीब अर्जम के बिल्कुल पास खड़े होते उसका बाजू थामते बोली। वहाँ मौजूद सब लोग हैरत से आंखें फाड़े सब देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये क्या हरकत है? अंदलीब तुम पागल हो गई होगा, जाओ यहाँ से। अर्जम जो पहले ही अंदलीब पर अच्छा खासा तपा हुआ था, उसकी इस हरकत पर मजीद गुस्से में आते अर्जम ने उसे खुद से दूर झटका था। अंदलीब अर्जम को धक्का देने पर स्टेज से नीचे जा गिर जाती अगर रामीन बर वक्त उसे थाम न लेती। हाँ अर्जम हैदर, पागल हो गई हूँ मैं, तुम्हारे प्यार में नहीं होने दूंगी तुम्हें किसी और का, तुम सिर्फ मेरे हो। अंजलि भी गुस्से में आते रामीन से अपना हाथ छुड़वाती अर्जम की जाने बड़ी थी और उस लड़की के सामने बड़ी रिंग उठाते उसने अर्जम समेत किसी को भी कुछ समझने का मौका दिए बगैर अर्जम का हाथ थाम कर उसमें पहना दी थी। अपना प्लान कामयाब होते देखकर रामीन के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। तुम सिर्फ मेरे हो मीर, अंजलि सर की तकलीफ के बावजूद मुस्कुराते बोली थी। इससे पहले कि अर्जम उसको वापस बेइज्जत करते अंगूठी उतार कर वापस फेंकता, अंजलि दर्द बर्दाश्त ना करते हवास खोती अर्जम की बाहों में झूल गई थी। अंदलीब क्या हुआ? आंखें खोलो प्लीज़। अंदलीब को बेहोश होता देखकर रूहीन के पीछे पीछे बिलाल भी स्टेज पर आ गया था। अर्जम ने भी परेशानी के आलम में अंदलीब के गाल तपतपाया था, लेकिन अंदलीब वैसे ही आंखें मूंदे होश से बेगाना थी। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। बिलाल आगे आता अर्जम के बाजुओं से अंदलीब को लेते अपनी बाहों में उठाते वहाँ से निकल गया था। बिलाल की नज़र अर्जम को कुछ जताती हुई लगी थी। अर्जम के अंदलीब का इस तरह ले जाना और अर्जम को मजीद तपा गया था। अर्जम अगर तुम ठीक फील नहीं कर रहे तो जा सकते हो, मैं सब संभाल लूँगी। खुद से दूर होती अंदलीब को खामोश नज़रों से देखते अर्जम के कंधे पर हाथ रखते रामीन ने अपनी जानिब मुतवज्जा किया। रामीन को भी अंदलीब की फिक्र हो रही थी। उसे अंदलीब का यूं मंगनी रोकने पर खुशी बहुत हुई थी, मगर साथ में अर्जम की होने वाली फ्योंसी के लिए बुरा भी लग रहा था, जो अंदलीब को अर्जम के रुंग पहनाते देखकर अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से वॉकआउट कर चुकी थी। लेकिन रामीन इस बात से मुतमईन थी कि जो हुआ आगे ज़िंदगी ख़राब होने से बहुत अच्छा था। अर्जम भी बिना किसी से कोई बात किए वहाँ से निकल गया था। वो अपनी जगह हैरान थे कि सब आज उसे अंदलीब के इतने बड़े इक़दाम पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, बल्कि उसे अंदलीब की फ़िक्र हो रही थी। उसे टेंशन हो रही थी कि आखिर अंदलीब को क्या हुआ है जो इस तरह बेहोश हो गई। अर्जम ने अपने रूम में आते बेचैनी से चक्कर काटते कितनी बार मोबाइल उठाकर अर्शमान का नंबर मिलाना चाहता, क्योंकि वो रूहीन और अर्शमान को अंदलीब के साथ ज़्यादा देख चुका था। लेकिन नंबर डायल करके वो बगैर कॉल मिलाए मोबाइल वापस साइड टेबल पर रख
देता था। इसी आसना में अर्जम का मोबाइल बजाता, स्क्रीन पर आयुष्मान का नंबर जगमगाते देखकर किसी बुरी सोच के आते अर्जम का दिल बुरी तरह धड़क उठा था। आयुष्मान भला उसे कॉल क्यों कर रहा है? अर्जम ने फ़ौरन से पहले कॉल रिसीव की थी। हाँ बोलो, क्या हुआ, सब खैरियत है? अर्जम ने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की थी, जिसके जवाब में दूसरी जानब से आयुष्मान का कहका गूंजा था। तुमने अपनी हंसी सुनाने के लिए कॉल की है मुझे? अर्जम तो पता नहीं, ये बताने के लिए कि अंदरीब खालिद बिल्कुल ठीक है और मीर अर्जम हैदर को उसकी फ़िक्र में हल्कान होने की ज़रूरत नहीं है। आयुष्मान के अंदाज में शरारत नुमाया थी। मैं क्यों फ़िक्रमंद होऊंगा भला उस लड़की के लिए? आयुष्मान, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ टाइम पहले तुम हादी को डांट रहे थे, अब खुद कुछ भी फजूल बोल रहे हो। अर्जम, जो पहले ही अपनी अंदलीब के लिए बदलती फीलिंग्स पर अच्छा खासा चिड़ा बैठा था, आयुष्मान की बात पर मजीद बिगड़ा था। लेकिन वहीं अंदलीब के ठीक होने का सुनकर दिल को एक कोने पर सुकून हुआ था। मेरे भाई, तुम भी अच्छे से जानते हो कि ये बात किस हद तक फजूल है। मेरी मानो तो आराम से बैठकर इस सब पर गौर व फिक्र करो। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ ये फजूल की जिद और अना नहीं दिखाई जाती। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में काफ़ी हद तक बाखबर हो चुके हो, तो बेजा की अकड़ मत दिखाओ। वो लड़की बहुत मोहब्बत करती है तुमसे, और वैसे भी अगर तुमने ना भी समझते तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह वो लड़की ज़बरदस्ती तुमसे मंगनी कर चुकी है, जल्दी शादी भी कर लेगी। उसे अच्छे से समझाकर आखिरी बात शरारती लहजे में करते आयुष्मान ने एक जानदार कहकर बरामद हुआ था, जिस पर अर्जम ने फ़ोन ही ऑफ कर दिया था। वो समझ गया था कि अब उसके सब कजन्स के हाथों ऐसी ही दुर्गत बनने वाली है। ये सोचकर मुस्कुराते अर्जम की नज़रें अपने हाथ में पहनी रिंग पर पड़ी थी। अर्जम ने फ़ोन साइड पर फेंकते उसे अपनी उंगली से निकालना चाहा था, मगर आधे पर लाकर वो रुक गया था। उसका दिल इस बात पर बुरी तरह एहतजाज कर रहा था। अर्जम हैदर की बहुत इनकार के बावजूद भी आज उसका दिल अंदलीब के हक़ में गवाही देते बगावत पर उतर आया था। अंदलीब की सच्ची मोहब्बत अर्जम हैदर के पत्थर दिल पर अपना जादू चला चुकी थी, जिसके असर से अर्जम हैदर अभी तक खुद को अनजान जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर इसी पोजीशन में बैठने के बाद आखिरकार हार मानते अर्जम ने रिंग को अपनी उंगली में ही रहने दिया था। शायद दिल और दिमाग की जंग में दिल की जीत होने वाली थी। रोहीन और आयुष्मान दोनों का ही कल रात हुई झड़प पर मूड ऑफ था। आयुष्मान कल रात बहुत लेट हो जाने की वजह से घर नहीं जा सकता और वहीं फ्लैट पर रुक गया था। सुबह 9 बजे के करीब उसकी आंख खुली थी। आयुष्मान के रूम से खटपट की आवाज़ सुनकर रोहीन समझ चुकी थी कि वो जाग गया, इसीलिए उसके बाहर निकलने से पहले ही रोहीन अच्छी बीवियों की तरह उसका नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा चुकी थी। रोहीन बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर की मालिक थी। आयुष्मान से थोड़ा खफा होने के बावजूद भी उसे भूखा जाने देना रोहीन को गवारा नहीं था, क्योंकि कल रात भी रोहीन के मामला के मुताबिक आयुष्मान ने कुछ नहीं खाया था और सिर्फ उसकी परेशानी देखते उसे अंदलीब के पीछे हॉस्पिटल भी ले गया था। रोहीन के ना चाहने के बावजूद भी उस शख्स की इतनी अल्तफात पर उसका दिल उसकी तरफ हमक रहा था, जो कि रोहीन के मुताबिक ठीक बात नहीं थी। जब उनकी ज़िंदगी के रास्ते ही जुदा थे तो दिल के रास्ते एक करके खुद को तकलीफ और अजियत देने वाली बात ही थी। लेकिन दिल पर पहले कभी किसी का जोर चला था जो उनका चलता, जिस निकाह को वो दोनों ही एक कागजी रिश्ता तस्वुर करते थे। अपनी नादानी में वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस रिश्ते में कितनी ताकत थी। निकाह के दो बोल सिर्फ दो लोगों के लिए नहीं, दो दिलों को जोड़ते हैं। इसी निकाह की तासीर ही थी कि शायद कहीं ना कहीं उन दोनों के दिल भी जुड़ चुके थे, जिसे उस वक्त दोनों ही जुटलाए हुए थे। टाइम आधा घंटे से ऊपर हो चुका था। उसे नाश्ता लगाया, मगर आयुष्मान को कमरे से बाहर ना निकलते रोहीन को खुद ही आगे बढ़ना पड़ा था। आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है, आकर कर लें। रोहीन ने बिना अंदर झांके आधे खुले दरवाजे पर दस्तक देती पलटी थी। मुझे नहीं करना नाश्ता। आयुष्मान के सीधा इनकार कर देने पर रोहीन को बहुत बुरा लगा था, जिस पर वापस मुड़ते रोहीन ने उसे घूर कर देखा था, लेकिन अपने यूनिफॉर्म की शर्ट के बटन में उलझते वो रोहीन की तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जा नहीं था। आयुष्मान की एक मीटिंग थी, उसे वहाँ जल्दी पहुँचना था, इसलिए उजलत में शर्ट का बटन खींचने की वजह से शर्ट से जुदा होता आयुष्मान को एक और कोफ्त में मुब्तला कर गया था। उसे वो बटन वगैरह लगाने की अलिफ बे भी नहीं पता थी। मैं आई हेल्प यू? आयुष्मान को उलझते समझते रोहीन ने अपनी खिदमत पेश करनी चाहिए, जिसके जवाब पर आयुष्मान का ख़राब मूड देखते उसे साफ इनकार ही नज़र आ रहा था। हम प्लीज़, टाइम कम होने की वजह से आयुष्मान ने अपनी सारी खफगी एक साइड पर रखते हाँ में जवाब दिया था। वाइट कढ़ाई वाले सूट में बड़े से शेफून के दुपट्टे को अच्छे से खुद पर फैलाया आयुष्मान को वो पाकीज़गी और हुस्न की मूर्ति लग रही थी। आप मुझे शर्ट दे दें। आयुष्मान को वैसे ही शर्ट पहनकर खड़ा देखकर रोहीन को लाचार बोलना पड़ा था। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि यहीं से करो। आयुष्मान अपना चौड़ा सीना लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ था। आगे के बटन खुले देखकर रोहीन सुर्ख हुई थी। आयुष्मान उसे सताने और रात की बात वाला गुस्सा निकालने के लिए शौक नजरों से घूरता बदल कर रहा था। आयुष्मान को वैसे ही ढीठ बन कर खड़ा देखकर नाचार उसे ही हान माननी पड़ी थी, क्योंकि दोबारा कहने पर भी कौन सा उस सड़ियल पुलिस वाले ने उसकी बात मानी थी। रोहीन ने कप कपाते हाथों से उसके शर्ट सीने से पकड़ी थी। आयुष्मान से अच्छा खासा दूर खड़े होने की वजह से उसे मुश्किल आ रही थी। वो आयुष्मान के ज़्यादा करीब खड़े होकर अपनी जोर पकड़ती धड़कनों को मजीद बेकाबू नहीं होने देना चाहती थी। आयुष्मान ने सपाट नज़रों से एक पल के लिए उसके बाजू से
उसे देखकर बाजू से थाम कर अपने करीब खड़ा किया था, क्योंकि जिस तरह वो मीलों के फासले पर खड़ी होकर उसका बटन लगाने की कोशिश कर रही थी, शाम यही हो जानी थी। आयुष्मान के एकदम करीब आने पर रोहिन की सुर्खी में इजाफा हुआ था। उसकी गर्म नज़रों की तपिश पर रोहिन के माथे पर पसीने की बूंदें उभर रही थी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और अगर आ भी गई थी तो मदद की ऑफर करने की क्या ज़रूरत थी। अपने सीने पर उसके हाथों की वाज़ेह कपकपाहट महसूस करते आयुष्मान के होठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। इतना घबरा क्यों रही हो? आयुष्मान के झुककर गंभीर सरगोशी करने पर रोहिन की स्पीड से चलती धड़कनें मुंतशिर हुई थी। मैं भला क्यों घबराऊंगी? आप प्लीज़ हिले मत, वरना आपको लग जाएगी। रोहिन की लहजे की कपकपाहट भी नुमाया थी। आयुष्मान के इतना करीब खड़ा होना और उसकी पुरशौक नज़रें बर्दाश्त करना रोहिन के लिए क़यामत खेज लम्हा था। उसके बालों के आगे की कई कटी लटें बार बार उसके चेहरे पर आ जाती थी, जिन्हें हटाती वो अच्छी खासी कोस का शिकार होती। उसकी मुश्किल को देखकर आयुष्मान ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे से बाल हटाते पीछे करके पकड़ लिए थे। आयुष्मान के लमस अपने रुखसारों पर महसूस करती रूहीन की आधी जान हवा हुई थी। उसी घबराहट में हाथ में पकड़ी गई सुई सीधे आयुष्मान के सीने में जाकर लगी थी, जिस पर चीख आयुष्मान के बजाय रूहीन की निकल गई थी। जहाँ सुई चुभी थी वहाँ खून की भी छोटी छोटी बूंदें निकल आई थी। आपको बहुत ज़ोर से लगी है ना? बहुत दर्द हो रहा होगा। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रूहीन की आंखों में नमी वाली थी। वो किसी को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और आयुष्मान खानदान तो वैसे भी उसके लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका था, इसलिए अपनी तरफ से उसको दी जाने वाली तकलीफ पर आंखों में नमी लिए बेअख्तियारी में रोहिन ने उसके जख्म वाली जगह को अपने हाथ से छुआ था। आयुष्मान जो खामोशी से खड़ा उसके तासुरात नोट कर रहा था, अपने सीने पर उसका नरम हाथों का लमस महसूस करता आयुष्मान के दिल दिमाग पर एक सुरूर सा छा गया था। उससे अच्छा मरहम उसके मुताबिक शायद कोई और नहीं हो सकता था। आयुष्मान की आंखों के बदलते रंग देखकर एकदम होश में आते रोहिन ने अपना हाथ वापस खींच लिया था। वो बटन लगा चुकी थी। आयुष्मान की नज़रों की ताब ना लाते हुए रोहिन वहां से निकलने के लिए मुड़ी थी, मगर उसके एक कदम भी बढ़ने से पहले आयुष्मान उसी कमर में बाजू हाल करता एक झटके से उसका रुख अपनी जानिब मोड़ गया था। आयुष्मान की हरकत पर रोहिन की सांसें अथल पथल हो रही थी, लेकिन उस नाजुक जान पर क़यामत तो उस वक्त टूटी थी जब आयुष्मान ने उसके माथे पर अपने दहकते होठ रख दिए थे। थैंक्स। झुककर उसके कान में सरगोशी करता आयुष्मान वहां से निकल गया था। उसके जाते ही रोहिन दिल पर हाथ रखते आयुष्मान के बैठ पर गिरने के अंदाज में बैठ गई थी। उसका दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सब जो भी हो रहा है गलत है। रोहिन दिल से उठते महकते जज्बात की नफी करती फिक्रमंदी से बोली थी। इस रिश्ते को कोई मुस्तकबिल नहीं था, और एसपी आयुष्मान खानजादा किसी और का था। वो इसी तरह उसे किसी से भी छीन नहीं सकती थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो आयुष्मान खानजादा की मोहब्बत के शहर में फंसने से खुद को रोक नहीं पाई थी। शायद वो अपने दिल में हमेशा के लिए एक रोक पाल चुकी थी, जिससे आयुष्मान खानजादा से दूरी पर उसे कभी चैन नहीं लेने देना था, हमेशा तड़पाना ही था। मगर वो क्या करती? आयुष्मान खानजादा की शख्सियत के शहर में ऐसा ऐसा वो खुद को जकड़ते महसूस कर रही थी। वो आयुष्मान खानजादा की आदी हो रही थी, जो उसका होते हुए भी उसका नहीं था, जो ना चाहते हुए भी उसके दिल की ऐसी ख्वाहिश बन बैठा था जिसे पूरा होने की दुआ भी वो नहीं मांग सकती थी। अंजलि सुबह 11 बजे बेदार होती अपने पूरे हवासों में लौटी थी, मगर जैसे ही आगे से बिलाल ने उसकी कल रात का उसका कारनामा सुनाया तो अंजलि का दिल चाहा अपना सर पीट ले। उफ मेरे खुदाए, ये मैंने क्या कर दिया? मीर को इतना गुस्सा आ रहा होगा, उसे तो मुझसे मजीद नफरत हो गई होगी, और मीर को सबके सामने कितनी इंसल्ट फील हो रही होगी। वो ठीक है, मैं वाकई बहुत पागल हूँ। अंजलि अपना सर पकड़कर बैठती खुद को कोसने लगी थी, जबकि बिलाल हैरत से उसे देख रहा था। आखिरकार अंजलि खाली जैसी लड़की को भी उसकी मोहब्बत ने बदल डाला। जो लड़की अपने उठाए इकदाम, चाहे होश में हो या होश से बेगाना, उन पर पछताना तो दूर, वापस उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। आज वो बैठकर अपने दिल के कहने पर की गई हरकत पर खुद को कोस रही थी। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक है। बिलाल ने हंसते हुए उसको मजाक उड़ाया था। जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। मेरा पहले ही दिमाग घुमा हुआ है, मजीद घुमाने की कोशिश मत करो। अंजलि अपना गुस्सा बिलाल पर निकालते चीखते हुए बोली, जिस पर बगैर बुरा मनाए बिलाल उसकी दूरी से ही नज़र उतार कर फ्लाइंग किस देता, उसे मजीद तपाता वहाँ से जल्दी से निकल गया था, क्योंकि अंजलि की जानिब से फेंके जाने वाले तकिए का रोज़ के मुँह शरीफ पर ही था। ये मैंने क्या कर दिया? मीर के दिल में अपने लिए ज़रा सी मोहब्बत तो जगह नहीं पाई, बल्कि हर बार अपने लिए उसकी नफरत को ही बढ़ाने वाले काम किए हैं। अब क्या करूँ? माफ़ी मांगने जाऊँ उससे? मगर मेरी शक्ल देखकर मीर को फिर गुस्सा आ जाएगा। अंजलि अपनी बातों पर ही तलखी से मुस्कुराती आंखों में नमी उठ गई थी। अगले 15 मिनट में तैयार होते वो अपने रूम से निकल आई थी। किसी तबीयत है? तुम्हारी बिलाल बता रहा था कि रात को तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। खालिद साहब की आवाज़ ने अंजलि के बाहर की तरफ बढ़ते कदम वहीं रोक दिए थे। आपके लिए बहुत अफसोस की बात है कि पहले से बहुत बेहतर हूँ। अब अंजलि ने हमेशा की तरह उल्टा जवाब दिया था, और प्लीज़ मुझसे इतने आराम से बात मत किया करें। आपके इस लहजे की आदत नहीं है मुझे। मेरी इस पर वैसे ही तबीयत ख़राब होने लगती है। अंजलि तलखी से कहती वहाँ से निकल गई थी। खालिद साहब ने दुख भरी नज़रों से अपनी अकलौती बेटी को देखा था, जिसे उन्होंने खुद से बहुत दूर कर दिया था, और अब शायद चाह कर भी वो उसे अपने करीब नहीं कर सकते थे। उन्हें लग रहा था शायद इसीलिए ऊपर वाले ने उन्हें दोबारा औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था, कि वो इस नेमत की कदर ही नहीं कर पाए थे। आज तक उन्होंने राबिया बेगम के साथ मिलकर हमेशा अंजलि को नफरत ही दी थी, और आज जब उसके दिल में अपनी ही बोई गई नफरत काटी रहे थे तो उन्हें ये चीज़ बहुत तकलीफ दे रही थी। वो आज अंजलि
अंदलीब के दर्द दिल से महसूस कर पा रहे थे। अर्ज़म कल जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था, मगर जो भी था गुजर गया। रामीन और सलमान भाई साहब लोगों ने मेरे साथ मिलकर सारा मामला बहुत अच्छे से निपटा दिया और रामीन ने मुझे उस लड़की के हवाले से सब कुछ बता दिया है। उस लड़की को कल रात देखकर जहाँ तक मैं उसे समझ पाया हूँ वो लड़की बुरी नहीं है। हैदर साहब की बात खामोशी से सुनते अर्ज़म ने इस बात पर गहरा सांस भरते पहलू बदला था। हर शख्स को ऐसा क्या नज़र आता है उसमें कि हर कोई उससे मिलने के बाद उसकी वकालत करते ही नज़र आता है। बाबा आई एम सॉरी, कल रात जो कुछ हुआ मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। अर्ज़म मजीद अंदलीब की तारीफ सुन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए जल्दी से बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने लायक फ़ायक ज़हीन बेटे से इतनी नादानी की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर बेहिस, अनापरस्त और घमंडी हो सकते हो। मैं इस सब पर कभी यकीन नहीं करता। अगर रामीन और अर्शमान मुझे तुम्हारे उस लड़की से रवा रखे गए सलूक का ना बताते। मैंने तुम्हें हमेशा औरत की इज्जत करना ही सिखाया है, फिर तुम कैसे किसी लड़की के साथ इतना बुरा सलूक कैसे कर सकते हो। हैदर साहब की बात पर अर्ज़म ने खूनख्वार नज़रों से रामीन को देखा था, जो चेहरा दूसरी तरफ मुड़े खुद को इस बात से बिल्कुल लाताल्लुक जाहिर किए हुए थी। बाबा मेरे मुताबिक मैंने उस लड़की को कभी डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको अगर बुरा लगा तो आई एम सॉरी। अर्ज़म को वैसे ही रूड अंदाज देखकर रामीन को अब उस पर अच्छी खासी तप चढ़ी थी, जो हैदर साहब को इतनी कोशिश के बावजूद पट्टी पर चढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। रामीन हैदर साहब को अंदीप के हवाले से हर बात क्लियर करती मुतमईन कर चुकी थी और उनसे इस बात की रिक्वेस्ट भी की थी कि बस किसी भी तरह वो अर्ज़म को अंदलीब के लिए राज़ी कर ले। हैदर साहब ने अर्ज़म को और रामीन को बहुत मोहब्बत से पाला था। वो दोनों हैदर साहब से बहुत फ्रैंक थे, हर बात बिल्कुल दोस्तों की तरह शेयर करते थे, इसीलिए आज भी रामीन ने बिला झिझक उन्हें सारी बात बता दी थी। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा उस लड़की के बारे में? हैदर साहब के सवाल पर अर्ज़म ने रामीन को घूरा था, क्योंकि वो जानता था कि सवाल बेशक हैदर साहब ने पूछा है, लेकिन आया ये रामीन की जानिब से ही है, वही जो पहले दिन से था। अर्ज़म की अना और जिद अभी भी कायम थी। इसी की वजह उसकी वजह अंदीब किसी और लड़के के करीब खड़े होने का गुस्सा था। इसके लिए दिल में मौजूद मुंह जोर जज्बों के आगे तो वो रात को ही हार मान चुका था। अंदलीब के लिए नफरत की चादर तो अब उसके दिल से उतर चुकी थी, मगर गुस्सा अभी भी बाकी था। ओके बाबा, मुझे ऑफिस से देर हुई, बहुत ज़रूरी काम है, निकलता हूँ अब। अर्ज़म हैदर साहब को मज़ीद कुछ बोलने का मौका दिए बगैर बात ख़त्म करता वहाँ से उठ गया था। मीर अर्ज़म हैदर, वाकई अंदलीब ठीक कहती, तुम एक बहुत ही संगदिल और जालिम इंसान हो। इंसान को इतना पत्थर दिल भी नहीं होना चाहिए। अर्ज़म के पीछे तेज़ कदमों से भागती रामीन जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसके साथ आ बैठी थी। वो बिना लिहाज की तड़क कर बोली थी, रामीन मैं कब से ये सब बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझे इसके लिए मजबूर कर रही हो। तुम अब भी इस लड़की की वकालत कर रही हो। तुमने कल देखा नहीं कैसे वो मुझे दिखाने के लिए एक लड़की को अपने साथ ले आई थी और कैसे चिपक रही थी उसके साथ। मैं ये सब देखने के बाद भी कैसे यकीन कर लो कि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। अर्दम जिस बात की वजह से कल से अंदर ही अंदर गुस्से से भड़क रहा था, रामीन के तेज दिलाने पर वो जबान पर ले ही आया था। उसकी बात सुनते रामीन कुछ पल तो हैरत से उसकी जानिब देखने लगी, लेकिन अगले ही पल एक ज़बरदस्त मुस्कुराहट ने उसको लबों का खाता किया था। एक मिनट, ये मेरे गुनाहगार क्या सुन रहे हैं? मीर अर्ज़म हैदर को अंदलीब खालिदी किसी और लड़के के करीब जाने बहुत नागवार गुजरने के साथ साथ अच्छी खासी जेलिसी में भी मुब्तला कर गया है। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जिस लड़के के बारे में तुम बात कर रहे हो वो अंदलीब के मामूजाद बिलाल है और उससे 5 साल छोटा है और अंदलीब उसे बिल्कुल छोटे भाई की तरह ट्रीट करती है। बिलाल भी उसकी तुम्हारे लिए शदीद मोहब्बत से वाकिफ़ है और उसकी ज़िद पर ही कि वो अंदलीब की चॉइस देखना चाहता है, सिर्फ उस वजह से अंदलीब के उसे साथ लाई थी। रामीन बिना रोके जल्दी जल्दी सारी तफसील बताने लगी थी। उसकी बात सुनकर पहली बार अर्ज़म को अपनी गलती का एहसास होता। कल रात उसकी ख़राब तबीयत के बावजूद उसने अंदलीब को इतनी बातें सुना दी थी। सारी बात क्लियर होते ही जहाँ अर्ज़म का इश्तियाल कम हुआ था, वहीं अंदलीब के खिलाफ दिल में आखिरी फांस भी निकल गई थी। अर्ज़म वो बहुत प्यारी लड़की है, दीवानी है तुम्हारी, मैं नहीं जानती उसकी इतने बिगड़ने की क्या वजह है, मगर जिस तरह बात करते उसकी आंखों में अजियत नज़र आती है, वो देखकर साफ लगता है कि ज़रूर अंदलीब की पिछली लाइफ बहुत मुश्किल गुजरी हो। मोहब्बत की तरसी हुई लड़की तुमसे सिर्फ मोहब्बत चाहती है, बहुत नफरत सह चुकी वो तुम्हारी, अब अपनी मोहब्बत से उसकी झोली भर दो। रामीन को अंदलीब अपने भाई के हवाले से बहुत अजीज थी, लेकिन अब तो रोहीन से सरसरी सा उसके बारे में जानकर वो उसे कुछ ज़्यादा ही प्यारी हो गई थी। अर्ज़म रामीन की बातों के जवाब में कुछ नहीं बोला था। रामीन ने भी मजीद कोई बात नहीं की थी। उसके लिए अर्ज़म की ये मुबहम सी खामोशी ही बहुत थी। एक मिनट अर्ज़म, इस स्टोर के सामने गाड़ी रुकना, मुझे कुछ लेना है यहाँ से। रामीन के कहने पर अर्ज़म ने गाड़ी साइड पर पार्क कर दी थी। उसकी भी कॉल आ रही थी, इसलिए हेडफोन लगाते वो भी गाड़ी से निकल आया था। अंदलीब स्लो ड्राइविंग करते साथ अपने ख्यालों में गुम थी। उससे फैसला नहीं हो पा रहा था कि अर्ज़म से सॉरी करने जाए कल वाले हंगामे के लिए या नहीं। एक हफ्ते बाद की अंदलीब की तुर्की की फ़्लाइट थी, वो यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती थी, ऐसी जगह जहाँ उसकी मीर की जान लेवा याद उसके साथ ना हो, इसलिए दिल एक नज़र मीर को देखने की ज़िद कर रहा था। अपने ख्यालों में कोई अचानक अंदलीब की नज़र मुखालिफ रोड पर पड़ी थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर अंदलीब को अपने जिस्म से रूह निकलती महसूस हुई थी। अर्ज़म दूसरी जानिब रुक के मोबाइल पर मसरूफ़ था। रोड पर उसके बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, जहाँ से एक गाड़ी बेकाबू होकर इधर उधर झूलती अर्ज़म की जानिब ही
बढ़ रही थी। अंदलीब एक सेकंड की भी देरी के बगैर गाड़ी से निकलती दीवानों की तरह अर्जम को पुकारती उसकी तरफ भागी थी। उसी लम्हे रामीन भी स्टोर से बाहर निकल आई थी। अंदलीब को वहाँ भाग कर आता देखकर रामीन हैरान हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ नजर पड़ती उसके हाथ से शॉपर छूट कर नीचे गिरा था। अर्जम कॉल करने में मसरूफ था, अंदलीब की आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। जब उसके करीब आती पुकार पर कुछ महसूस करते वो मुड़ा था, लेकिन अर्जम भी कुछ भी सोचने समझने से पहले अंदलीब उसे पकड़े धकेल चुकी थी। अंदलीब ने खुद भी वहां से हटना चाहा था, मगर देर हो चुकी थी। गाड़ी अंदलीब से टकराकर उसे दूर उछाल चुकी थी। अंदलीब, अर्जम की आवाज़ पर अंदलीब के लिए तड़प थी, बेकरारी थी, लेकिन इस पुकार को सुनने की प्यासी वो होशो खुर्द से बेगाना हो चुकी थी। अंदलीब रोड के साथ कच्ची जगह पर जा गिरी थी, उसकी वजह से बाकी तो शायद बचत हो चुकी थी, लेकिन फुटपाथ पर सड़ लगने की वजह से अंदलीब का चेहरा और गर्दन खून में नहा गए थे। अंदलीब, पागल लड़की, क्या किया तुमने? अर्जम अंदलीब को किसी कीमती मता की तरह बाजू में भरते चीखा था। रामीन भी पास पहुंच चुकी थी। अर्जम अंदलीब को अपने लिए गाड़ी की जानिब दौड़ा था। रामीन को अर्जम के हर अमल से अंदलीब की तकलीफ पर फिक्रमंदी और अजियत वादे दिखाई दे रही थी। रैश ड्राइव करता अर्जम की आंखें जब्त के एहसास से लाल हो चुकी थी। हॉस्पिटल पहुंचकर अंदलीब का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था। अर्जम बाहर ही बेचैनी से टहल रहा था। अर्जम को खुद पर हैरत हो रही थी। हमेशा जिस लड़की को धुकारता आया था, आज उसकी सलामती की दुआ करते उसका दिल पागल हो रहा था। अर्जम को इस वक्त शिद्दत से एहसास हो रहा था कि लड़की उसके लिए कितनी ज़रूरी हो चुकी है, जो अपनी जान पर खेलकर उसे अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन दिला गई थी। इदराक का ये तकलीफ दे लम्हा अर्जम पर यह इकरार करवा गया था कि वो उसके प्यार में पागल, ये हसीन और दिल की प्यारी लड़की उसकी नस नस में उतरकर उसका प्यार का जादू चला चुकी है। अगर कोई और लम्हा होता तो रामीन अपने भाई को अंदलीब के लिए भी बेचैन होता देखकर बहुत खुश होती, मगर अंदलीब का खून देखकर उस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान और फिक्रमंद थी। डॉक्टर को बाहर निकलता देखकर वो दोनों बेकरारी से आगे बढ़े थे।